खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। मोदी 2.0 का 1 साल पूरा हो गया और मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो गए। इन 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई निर्णय लिए जिसने देश की छवि ही बदल कर रख दी। तो कोरोना संकट में पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी। कोरोना से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया। अब एक बार फिर आज गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 लागू कर दिया है, लेकिन इस बार छूट का दायरा बढ़ा दिया। अब पूरे देश में आने जाने की छूट मिल गई है। इसके लिए पास लेने की जरूरत नहीं होगी। आज इन्हीं दोनों बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले बात 6 साल में कितना कमाल। मोदी 2.0 का 1 साल पूरा हो गया और मोदी सरकार के 6 साल पूरे हो गए। इन 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई निर्णय लिए जिसने देश की छवि ही बदल कर रख दी। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक आर्टिकल 370 की जंजीरों में जकड़ा रहा। पिछले साल 5 अगस्त को मोदी सरकार ने कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति दे दी। मोदी सरकार 2.0 के पहले 7 महीने में ही नागरिकता क्रांति का बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया, जो अब कानून बन चुका है। देश के सबसे बड़े कानूनी विवाद अयोध्या विवाद का हल भी मोदी सरकार 2.0 के पहले 6 महीने में हो गया। मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की काली प्रथा से आजादी दिलाई। आतंकवाद के मुद्दे पर 2016 में पाकिस्तान में आतंकी अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश दिया। तो कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी। चर्चा आज सबसे पहले करते हैं इसी मुद्दे पर। तो इन 6 सालों में कितना कमाल हुआ और कितना बदला हिंदुस्तान। बिग फाइट में बहस आज जिसे अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी जी हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ हैं। मिथिलेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत अरुण जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है और 6 साल मोदी सरकार को पूरे हुए। हम खासतौर से अगर बात करें मोदी सरकार के 2.0 की, यानी कि ये जो 1 साल पूरा हुआ है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? किन बड़े फैसलों से गौरवान्वित महसूस करते हैं और किस तरह की चुनौतियां आने वाले सालों में देखते हैं? श्वेता जी, आपने ठीक कहा। आपने शुरुआत में कुछ बातों का उल्लेख किया है, हो सकता है मैं दोहरान करूंगा उनका। देखिए, अब लगभग 6 साल पूरे मोदी 1 और मोदी 2 को मिलाकर के पूरा कालखंड हुआ है। पहले काम में जहाँ देश की सामाजिक रचना को और देश को सुरक्षा के विषयों को प्राथमिकता देकर के हम जिसको कह सकते हैं कि सामान्य रूप से निचले तबके का व्यक्ति है उसको मजबूती और सामाजिक आधारभूत ढांचे को खड़ा करने का काम पे प्राथमिकता देने का काम हुआ। ध्यान में आएगा कि घर घर में शौचालय बनना चाहिए। उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने घर घर में मुफ्त गैस कैसे पहुंचे उसको योजना देने का काम किया। बड़े पैमाने पर उसमें हम सफल रहे। जनधन योजना, हम जानते थे कि लोगों के पास बैंक खाते तक नहीं थे। उस जनधन योजना को खड़ा करके लगभग कोई 60 करोड़ से अधिक लोगों को हम जनधन खाते उस समय खोलने का, और लगातार क्रम ये जारी है, उसको चलने की बात हुई। उसी प्रकार हाउस फॉर ऑल, इसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सस्ते, सुलभ और अच्छे मकानों की उपलब्धता लोगों को, इसको पक्का करने का काम किया। आज़ादी के लगभग अब जब 2014 में सरकार बनी थी, हम कह सकते हैं कि कोई 65 साल हुए थे, और उसके बाद भी हम बिजली गांवों तक नहीं पहुंचा पाए थे। मोदी जी ने तय किया कि 2019 तक प्रत्येक गांव में बिजली, उसको 2018 तक की इस टारगेट को पूरा किया। अब 2023 में ये तय किया कि प्रत्येक घर में बिजली का होगा। ऐसे करने का, इसी के साथ साथ आज हम कह सकता हूं कि डीबीटी की बात जो मैं कहना, जनधन खाते की, आज हम कोरोना की लड़ाई से लड़ रहे हैं। इसलिए याद आता है कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए पैकेज की घोषणा की 1,70,000 करोड़ के, उसमें सीधे डायरेक्ट कैश बेनिफिट की बात हुई। किसान को 2,000 रुपए की सम्मान निधि की बात होगी, या फिर महिलाओं को आज उनके खातों में पैसे पहुंचाने की बात होगी। कहीं पेंशन का पैसा सीधे दिव्यांग, विधवा और ऐसे जो लोग हैं हमारे वृद्ध, उनके खातों में पहुंचाने की बात हो। ये डीबीटी था और जनधन खाते थे, इसलिए हम त्वरित गति से और पूरे के पूरे पारदर्शी तरीके से इस काम को कर पाए। ये 1 साल का कालखंड हम देखें तो एक इतिहास बदलने का, और भारत के उन निर्णयों को जो 70 साल की आज़ादी में
जो बड़े बड़े निर्णय अनिर्णय की स्थिति में थे, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा था, पहले के 6 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालखंड में निर्णयों करने की बात हुई। आपने जिसका उल्लेख भी किया है, धारा 370 एक बड़ा नासूर था हमारे ऊपर। हम आप कहने को आजाद हो गए थे, लेकिन वास्तव में पूरी तरह से कहीं हम जिसके एकात्मता की बात करते थे या पूरे भारत को एक करने की बात, ये 370 हमें बार बार चढ़ाता था। उसको केवल एक प्रस्ताव के माध्यम से गृह मंत्री जी लेकर के आए और उसको 370 को समाप्त करने का काम किया, 35A को समाप्त करने का काम किया। एक बड़ा मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अधिक प्रताड़ना का व सामाजिक सुरक्षा का विषय था, उनके ट्रिपल तलाक जैसे कानून को समाप्त करने का काम किया। आतंकवाद के ऊपर जिसने आप कहा कि हमने जी जी अरुण जी, बिल्कुल आपने एक तरफ से पूरी वो बातें कही, वो अहम फैसलों का भी को भी बयां किया जो यहां पर किए गए, जिससे बहुत फायदा आम जन को भी हुआ है। आपके पास हम वापस लौटेंगे, हरीश जी का रुख कर लेते हैं। हरीश चौधरी जी, यहाँ अरुण जी ने तो बता दिया कि हाँ इन 6 सालों में उपलब्धि क्या, खासतौर से अगर इस 1 साल की हम बात करें, क्योंकि दूसरे कार्यकाल का ये पहला 1 साल है जो पूरा हुआ है हरीश जी। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की हम बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे तौर पर जी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर यही कहा कि ये 1 साल सबसे खराब रहा है सरकार का, कई चीजें अलग अलग पैमाने पर। अब आप इसे कैसे देखते हैं? आपकी नजर में कैसा रहा ये 1 साल या पूरा ये 6 साल? सिर्फ 6 साल सिर्फ जुमले, मार्केटिंग और देश में जो 70 साल में नहीं हुआ वो 6 सालों के अंदर हुआ, ये बिल्कुल बात सही है। आर्थिक अगर अपन मोर्चे पर देखें तो देश की स्थिति पिछले 1 साल में क्या हो गई है, जो सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था थी वो 4.1, और वो भी जब आंकड़ों का रद्दोबदल किया, जब 4.1, पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री, देश के अर्थशास्त्री कह रहे हैं वो 4.1 भी नहीं है, कोई तो 2 कह रहा है, कोई 2 से भी कम कर रहा है। ये स्थितियां जब सरकार में आने की बात थी तो बहुत नारेबाजी हो रही थी, खूब हुई। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, खूब हुई डॉलर की मार। अब की बार मोदी सरकार, जिस दिन देश के अंदर सरकार बनाई उस दिन डॉलर की क्या रेट थी, ये नारा और किसी ने नहीं दिया, नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने दिया। उस दिन 58.5 डॉलर की रेट थी और आज डॉलर की रेट हुए जब अपन बात कर रहे हैं 75.5। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे देश की बात अपन कितनी भी करें, क्या स्थिति है। पहली दफे आजादी के किसी देश ने हमारे को आंख दिखाई और उस आंख दिखाने के सामने हम लोग झुके। अब तक कुछ भी दे हरीश जी, लेकिन हरीश जी बिल्कुल ठीक है, ये आपने अभी अर्थव्यवस्था की बात की, बिल्कुल ये ट्रैक पर उतरा हुआ और इसे लेकर सवाल भी उठ रहा है। लेकिन हरीश जी बिल्कुल आपकी बात आपने रखी, लेकिन सर एक चीज और है, जो बड़े फैसले लिए उसे लेकर क्या, जिसको बयां अभी अरुण चतुर्वेदी जी ने भी किया, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया कि ऐसे बड़े फैसले जो सालों से इंतजार किए जा रहे थे वो फैसले हमारे कार्यकाल में लिए गए, जिसका इंतजार आम जन को था, उससे लेकर क्या कहेंगे सर? क्या आप मानते हैं कि ठीक है जुमले भी थे, बहुत सारे वादे किए गए? जी 370 पूरी 370 जी 370 पूर्ण तरह से हटी या नहीं हटी, मैं अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता से पूछना चाहता हूँ, पूर्ण तरह से हटी या नहीं हटी? पूरे देश को पता है कि पूरी तरह से 370 नहीं हटी। आज जहां तक 3 तलाक का सवाल है, 3 तलाक का जो सवाल है, राम मंदिर का सवाल है, राम मंदिर के अंदर सभी राजनीतिक दल ज्यादातर यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। उसके बावजूद भी राजनीतिक तौर पर माइलेज लेने के लिए इस मुद्दे को अलग तरह से बात करेगी। हम कांग्रेस और ज्यादातर राजनीतिक दलों ने पहले भी कहा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो मान्य होगा। तो इसको राजनीति से जोड़कर देखना ये देश के लिए कितना हितकारी है वो पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। तो ये फैसले जिनकी ये अपने क्लेम करते हैं, जो भी योजना कांग्रेस की समय थी, चाहे विद्युतीकरण की थी, राजीव गांधी विद्युतीकरण के माध्यम से विद्युतीकरण हो रहा था, चाहे शौचालय बनने की योजना थी, आवास बनने की योजना थी, सिर्फ नाम बदला गया। अगर ये तीनों की तीनों योजना कांग्रेस के शासनकाल में नहीं थी तो कोई भी आकर बताए। ठीक है, इसका जवाब अरुण जी से ले लेते हैं, फिर हम अखिलेश जी का रुख करेंगे। जी हरीश जी अभी अरुण जी आपने सुना हरीश जी ने जो कहा, अरुण जी अभी आपने सुना हरीश चौधरी जी ने जो कहा कि ये कई ऐसे फैसले थे जो सुप्रीम कोर्ट ने किए, कई ऐसे थे जो कांग्रेस की तरफ से कोशिश शुरुआत की जा चुकी थी, वो फैसले अब यहाँ आए, तो यहाँ सिर्फ क्रेडिट लिया गया है इन बड़े फैसलों को लेकर।
और 370 को लेकर भी सवाल की पूरी तरह से अभी हटा नहीं है। जी अरुण जी, इस पर एक जवाब दे दीजिए सर, फिर हम अगले गेस्ट के पास जाएंगे। देखिए, मैं हरीश जी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से राजनीति में, मैं उनको कहूँगा विनम्रता पूर्वक इस बात को कहूँगा कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आपने आज़ादी की बात बहुत की। देश में कई चुनाव केवल गरीबी हटाओ के नाम पर कांग्रेस ने लड़े और उसी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि आप गरीब के खाते में पैसा पहुंचना चाहिए। उस विषय को लेकर के आज चाहे जनधन खाते पहुंचाने की बात होगी या किसानों को समाज कल्याण सामाजिक सम्मान निधि के नाते से पैसे भेजने की बात होगी, व्यापारियों को पहुंचाने की, इसको ईमानदारी से याद करें कि आज खाते में पैसा पहुंचना शुरू हुआ है कि नहीं। दूसरी बात आपने कही कि राम मंदिर का मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट का, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर तय हुआ है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा हरीश जी से, एक बार याद करिए कि आपके समय आपने ही सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था कि राम मंदिर, राम तो केवल कल्पना है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। और आप ही थे जिसने राम सेतु के बाद जब बात आई थी, एक एफिडेविट आपकी सरकार के द्वारा दिया गया था कि राम सेतु नाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं होती, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के स्ट्रक डाउन करने की बात हुई थी। ये दोहरे चरित्र से काम नहीं चलता कि जब आपकी इच्छा शक्ति दूसरी थी तब आपने बात की अपनी सरकार के समय, आज जब निर्णय हो गया तो आप कहते हो कि हम सब ने मिलकर करने की बात हुई। आपने कहा कि कांग्रेस ने अधिकतर योजनाओं को शुरू किया, ये बात सही है कि सतत प्रक्रिया, लेकिन याद करिए कि आपने केवल नारे दिए, बातें की। जब चारों को आज अगर हम देखें तो पूरे 73 साल में लगभग 55 साल कांग्रेस का शासन रहा है और 55 साल के बाद आज़ादी के 65-70 साल के बाद गांव में बिजली पहुंचती हो, घर में शौचालय पहुंचता हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो रही हो, घर में आवास की व्यवस्था होती हो, लोगों को खाते में सीधा डीबीटी का पैसा पहुंच रहा हो। अरुण जी बिल्कुल सर, यहाँ एक मिनट रोकना चाहेंगे सर। याद करिए कि आपने केवल बातें की। देखिए, आपने कहा कांग्रेस आजादी की बात करती है, 55 साल की बात करती है, दूसरी तरफ इन जुमलों की बात कांग्रेस कह रही है केंद्र सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप भी है, काम किए भी गए हैं, तो कई चुनौतियां भी यहाँ पर जरूर है सरकार के लिए भी, उस लिहाज से हम चर्चा भी कर रहे हैं। मिथिलेश जी का रुख कर लेते हैं। मिथिलेश जी, कैसे रही ये 6 साल और खासतौर से ये 1 साल, किन पैमानों पर, किन पैरामीटर्स पे इसे देखा जाए? क्योंकि देखिए, जो अच्छी चीजें हैं वो भी बताई जा रही, जो उन्होंने किया, जो केंद्र सरकार को लगता है, विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाता, उन्हें लगता है कि ये कमियां थी, इसे किया जा सकता था पूरा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें इस 1 साल को खासतौर पर अगर फोकस करें, कैसा रहा ये? देखिए श्वेता जी, अगर मोदी जी का जो 1 साल का कार्यकाल हम देखें तो कोरोना काल के हिसाब से हम 3 जोन में बांट सकते हैं। अगर रेड जोन में देखें तो रेड जोन में इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया का जो सस्टेनेबल ग्रोथ थी वो है। सेकंड थिंग, जो ऑरेंज जोन है उसमें राजनीति रही, और थर्ड जोन की जो पुअर इलाके हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको बेसिकली रिलीफ मिला है। तो ये 3 जोन में इनका 1 साल का कार्यकाल बांटा जा सकता है। डिसीजन मेकिंग में नो डाउट मोदी जी ने 1 साल में बहुत डिसीजन लिए, जो बहुत बोल्ड डिसीजन है, जो कोई ले नहीं सकता। इसके अलावा इंटरनेशनल इमेज क्रिएट करने में, या हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, और कुछ ऐसे नारे जो बीजेपी से बड़े हो गए हैं आज मोदी। अगर मोदी को आज देखा जाए, मोदी है तो मुमकिन है, चौकीदार है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ऐसे कई नारे दिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो ऐसे जो शब्दों के जो बाजीगर हैं, उसके आगे मुझे लगता है विपक्ष कहीं ना कहीं बिखर गया है 1 साल में। हालांकि इकोनॉमी, जो कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक बयान दिया, वो महत्वपूर्ण है इकोनॉमी के हिसाब से, कि नरेंद्र मोदी जी ने जो दिए बजवाए, ताली बजवाए, बैंड बजवाए, वैसे ही देश की इकोनॉमी का बैंड बज गया। इसमें कोई शक नहीं है कि लॉकडाउन लगने से पहले इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे थी और जीडीपी बिल्कुल डाउन थी। इसलिए इसके अलावा सीएए और एनआरसी और एनपीआर के विरोध में पूरी दुनिया में भारत का जो एक धर्मनिरपेक्ष छवि थी, उस पर नुकसान पहुंचा था। शाहीन बाग का जो मामला हुआ, 3 महीने तक शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाएं बैठी रही, उससे इंटरनेशनली काफी गिरावट आई। लेकिन विदेश नीति के स्तर पर देखें तो क्या मजबूत हुए हैं? विदेश नीति के हिसाब पर कुछ पिछले जो कार्यकाल था उसमें ज्यादा मजबूत रहे। ठीक है। इस 1 साल में कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। नेपाल आंख दिखाने लगा है, चाइना आंख दिखाने लगा है। उसका एक रीजन है कि हमारी जो एक छवि थी, इंटरनेशनल छवि, कि हम सेकुलरिज्म है, उस पर आंच आई है। दूसरा, अगर हम देखें गो माता को लेकर, ये गो जो आंदोलन था, 50 से ज्यादा हत्याएं हुई और कई लोग मरे, उससे भी इंटरनेशनली हमारी इमेज डाउन हुई। इसके अलावा जो सीए, एनआरसी, इनमें अमलों में जो विरोध किया स्वर, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर तक केरल तक, और जो सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा,
जैसे आज मजदूर उमड़ रहे हैं कोरोना काल में, वैसे ही 15 दिसंबर से और 24 मार्च का जो कार्यकाल रहा उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में व्यापक गिरावट आई है। इस बात को बीजेपी को मानना पड़ेगा। हालांकि मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस देश के किसानों की सुध ली और किसान सम्मान निधि योजना में 9.5 करोड़ किसानों को 72,000 करोड़ रुपए उनके खाते में डाले। ये इनका एक सराहनीय है। उज्ज्वला गैस में वाकई गरीब महिलाओं को गैस मिली। जो इनके स्कीम्स हैं वो काफी वंडरफुल है और सीधा रिलीफ मिला। इसीलिए मोदी आज ब्रांड बन गया। आज विपक्ष की वजह से मोदी इतना मजबूत नहीं है। मोदी का खुद का जो काम है, फैसले जो लिए गए और जिसे इंप्लीमेंट किया गया, नीति है और उनकी जो वाक चातुर्य है, उसके सामने विपक्ष कहीं बिखरा हुआ है। किसी जमाने में कांग्रेस के खिलाफ सारा विपक्ष लामबंद हुआ करता था। आज हम आप ये मानते हैं कि अच्छा प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष बिखरा हुआ नजर आता है, ये आपको लगता है? बिल्कुल हरीश जी, जिस तरह से आपने सुना मिथिलेश जामनी जी का कहना है कि विपक्ष बिखरा हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और उन्होंने अपनी बात रखी थी, तो एक बात जरूर उन्होंने कही थी कि विपक्ष को गंभीरता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं ले रहे हैं। अब आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ नीतियों में बदलाव विपक्ष को लेकर केंद्र सरकार को करनी चाहिए, उतनी ही गंभीरता दिखानी चाहिए जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं कि गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, बात सुन नहीं रहे, इसलिए उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता? नरेंद्र मोदी जी किस चीज को गंभीरता से लेते हैं? प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे ज्यादा जिस चीज की खिलाफत करी थी, आधार की खिलाफत करी थी, नरेगा के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी की थी, पूरी देश और दुनिया अच्छी तरह से जानती है। उसी आधार के ऊपर जो फैसले हो रहे हैं, उनका श्रेय और मार्केटिंग करा जा रहा है। आज डायरेक्ट ट्रांसफर किसके आधार के ऊपर हुआ? उसी आधार योजना की उनकी खिलाफत करी। और नरेगा आज हमारे को आज संकट के समय के अंदर सबसे ज्यादा किसी योजना से अगर मदद मिल रही है, वो भारत को नहीं जान रहे। आज राजस्थान के अंदर मैं उदाहरण बाड़मेर जिले के देना चाहता हूँ। नरेगा के माध्यम से 1 लाख पानी के टाके बने। ऐसी योजना को सिर्फ खड्डे खोदना, खड्डे भरने जैसे वो बातें करना, तो किस चीज को गंभीरता से लेते हैं? WHO ने जो चेतावनी दी थी, उससे पहले कोरोना की क्या स्थिति थी? राहुल गांधी जी ने उसके बाद उनको बताया। अगर वो WHO की चेतावनी वो ट्रंप के स्वागत के अंदर समय नहीं लगाते और कोरोना के संदर्भ में भारत को बचाते, तो आज ये स्थितियां नहीं रहती। जहां तक मेरे से पहले जो बात करेगी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, आज क्या स्थिति हो गई है? ट्रंप हमें ये बात कह रहा है कि हमारी जो चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात है, उनमें नरेंद्र मोदी जी के ठीक विचार नहीं है। तो ये जो डिप्लोमेटिक दुनिया के अंदर हमारी हालात ऐसी हुई है, शायद ही 70 साल के अंदर कभी भी ऐसे हालात नहीं हुए। बिल्कुल ठीक है, श्रीलंका हमारे साथ नहीं, चाइना हमारे साथ। हरीश जी बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि वो देश जो कभी साथ होते थे वो अब आंख दिखा रहे हैं। लेकिन अगर ट्रंप का जिक्र कर रहे हैं सर, तो वो तो अपनी बात कब कुछ कहते हैं और उसका कब पलट जाते हैं, कितनी गंभीरता से उन्हें लिया जाए। कभी साथ आते हैं, कभी आंख दिखाने लगते हैं, ये तो नजर आता ही है। लेकिन अरुण जी बिल्कुल, जिस तरह से ये मोदी जी के दोस्त है, ये श्वेता जी ये श्वेता जी स्वाभाविक तौर पर मोदी जी कहते हैं कि मेरे दोस्त है। दो इंसान अपने दोस्त के चरित्र से पहचाना जाता है। वो कहते हैं मोदी जी मेरे दोस्त है, और ट्रंप कहते हैं ये दोनों अपने आप में दोस्त हैं। अरुण जी इसका जवाब दे दीजिए। दोस्त तो कह रहे हैं, लेकिन दोस्ती राजनीति में वो भी दोनों देशों को शायद ये हो सकता है रिश्ते बराबर और अच्छे रखने के लिए कहा जा रहा होगा हरीश जी, लेकिन ये दोस्ती वैसी दोस्ती नहीं है कि अगर हम ये सोचे कि उनका रिफ्लेक्शन, उनके बयान का रिफ्लेक्शन। इस बात को कहा है जी अरुण जी, मैं उनको, हरीश जी ने एक बात कही है, मैं उनको विनम्रतापूर्वक इस बात को कहूँगा। हरीश जी याद करेंगे, एक बात ठीक है कि नरेगा आपके समय शुरू हुई थी, लेकिन नरेगा के आपके समय में क्या स्थिति थी, कितने मैन आवर्स मिलते थे और किस तरह से चीज़ें निकल के आई, इसकी आपको जानकारी है। उसके बाद आने के बाद ठीक किया, और आज उसी नरेगा को जिसको आपने शुरू किया था और आपको क्रेडिट नहीं दिला पाई, वही नरेगा आज 1 लाख करोड़ का प्रोविजन उसमें करते हुए अभी 44,000 का प्रोविजन किया। ये जब कोरोना के काल में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर आज अपने घरों पर लौट रहे हैं, उस समय अगर वास्तव में ये नरेंद्र मोदी का विजन है, उनकी सरकार का पार्ट 2 का ही पार्ट है, जिसमें कोरोना को इफेक्टिवली लड़ने की बात की है। आपने कहा कि ट्रंप के कारण लेट हुए। 7 जनवरी को पहला केस दुनिया में आया था, 8 जनवरी को भारत में पहला केस आया, और 8 जनवरी को पहली मीटिंग प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के लोगों को लेकर इसके ऊपर एक्शन प्लान बनाना शुरू किया। जब सब लोग कह रहे थे अभी देश में किस तरह की चीज़ नहीं है,
तब पहली बार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 25 मार्च से आज इसका लॉकडाउन करके सारी दुनिया आज हम देख रहे हैं कि उसको अप्रिशिएट कर रही है कि भारत ने समय के ऊपर लॉकडाउन किया। और लॉकडाउन भी ऐसा नहीं यूनिलैटरल हो, सबको साथ लेते हुए ये पूरे देश के सामने संकट है और सारा देश साथ अरुण जी क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है सर, अरुण जी क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, अरुण जी क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है सर, एक लास्ट जवाब जरूर चाहेंगे अरुण जी मजदूरी मिलती थी उसको बढ़ाकर 220 किया। अरुण जी क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है सर, एक लास्ट जवाब जरूर चाहेंगे। आपने बिल्कुल ये कहा कि जो कहा पीएम ने, अरुण जी जो कहा पीएम ने वो आमजन ने किया है, वो आमजन ने किया है, लेकिन सर अभी जिस तरह की स्थिति है कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती भी नजर आ रही पीएम की, ऐसा लोग मानते हैं। चाहे फिर मजदूरों के पलायन की बात हम करें, बेरोजगारी दर बढ़ गई है। चुनौती सर किस तरह से देखते हैं, एक लास्ट जवाब दे दीजिए, चुनौती किस तरह से देखते हैं अब आने वाले वक्त में इस कोरोना काल के बाद? देखिए श्वेता जी, छवि की बात नहीं, एक सही परफेक्ट में लेने की बात होगी। आज देश भर के लगभग 44 लाख लोगों को इधर से उधर करके हुए 36,000 ट्रेनों से घर पहुंचाने का काम हुआ लगातार। आज के ये काम केवल केंद्र का नहीं है, राज्यों की जिम्मेदारी भी है। राज्यों का भी काम है कि केंद्र अपनी तरफ से सब कुछ करने की बात कर रहा है, उसको डिलीवर करने का काम राज्य का है। जब केंद्र कहता है कि ट्रेन चलाने की बात, तो वही जब ठीक है हरीश जी, राज्यों की भी जिम्मेदारी बनती है। केंद्र तो फैसले लेते हैं लेकिन राज्यों की जिम्मेदारी बनती है। हरीश जी इस पर एक लास्ट बात थी, आप बस समय पर दे नहीं पाते। श्वेता जी बिल्कुल, श्वेता जी हाँ श्वेता जी, मैं दो बातें जो अरुण जी में बात कर रहे थे नरेगा के संदर्भ में, तो मैं अरुण जी को ये बताना चाहता हूँ ये संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके अंदर आपको फाइनेंशियल प्रोविजन रखने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका कंपल्सन है कि जितनी भी डिमांड होगी लेबर की उतनी नरेगा के अंदर होगी। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, जब ये बात कर रहे हैं 13 मार्च 2020 के अंदर खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बात करी कि कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, किसी और ने नहीं कही कि कोरोना कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद ने सरकार की तरफ से इनके सॉलिसिटर जनरल खड़े होकर ये कहते हैं कि सड़क के ऊपर एक भी आदमी नहीं है, तो ये किन चीजों की बात कर रहे हैं कि कोरोना के संदर्भ के अंदर क्या तो सुप्रीम कोर्ट में कहा, क्या हेल्थ के संदर्भ के अंदर, मैं तारीख बता रहा हूँ 13 मार्च जी। चलिए सर, ये बात करने के लिए देखिए पॉजिटिव भी चीजें हैं, कुछ नेगेटिव भी नजर आता है क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया अरुण चतुर्वेदी जी, हरीश चौधरी जी, आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। मिथिलेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात तो तय है कि पिछले 5 साल जो पहला कार्यकाल था वो बहुत ही बढ़िया रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बड़े फैसले लिए गए, हर कोई ये मानता है। लेकिन ये जो 1 साल है उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कोरोना इफेक्ट भी रहा, कोरोना का इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है। यहाँ फैसले तो बड़े लिए गए लेकिन ठीक है, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, बहुत बड़ी चुनौतियां भी आने वाले सालों के लिए रहेगी और जिससे देखना होगा कि आने वाले सालों में इसे कैसे कवर अप करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कैसे कवर अप करती है केंद्र सरकार।